अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेटेड। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्केल्स होंगे और ये वो स्केल्स है जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मेजर करते हैं। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड्स स्केल्स, ठीक है ना, तो हम पहले कुछ जल्दी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिर से थोड़ा बहुत रिवाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी वो एटम जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया होता है। तो उन बॉन्डेड एटम्स में किस एटम में टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचे। तो ये जो टेंडेंसी, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये रिलेटिव टर्म है, मतलब ये हम किसी के साथ रिलेट करते हैं, इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता, लेकिन हम इसको रिलेटिव टर्म मान के चलते हैं क्योंकि हम इसको रिलेट करते हैं किसी के साथ। तो इसलिए मैंने बताया कि जो भी रिलेटिव टर्म्स होते हैं इनका कोई यूनिट नहीं होता। फिर मैंने बताया आपको कि जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, बहुत ही अच्छे से हमने उनको डिस्कस किया, लेकिन इस यहाँ पे मैं जल्दी में आपको वो फिर से बताता जाऊं और आप पार्ट सेकंड फिर से देखिए और यहाँ पे मैं थोड़ा वो जल्दी में आपको वो फिर से बताता जाऊं। और मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है it is inversely proportional to atomic radii. It is inversely proportional to atomic radii. मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और जितनी कम रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस होगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल दी थी। मानो हमारे पास पीरियड नंबर 2 है, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप देखोगे जो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस, या आप इसको साइज भी लिख सकते हो, ठीक है ना, साइज ऑफ एटम, वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, इट डिक्रीजेस। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर इंक्रीज होगी। ये हमने कल अच्छे से डिस्कशन किया था। आप देखिए जो फ्लोरीन है, अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना एटॉमिक रेडियस कम, जितना एटॉमिक रेडियस कम उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसकी एटॉमिक रेडियस कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये बनेगा फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। और ये जो है ये फिर होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये हमने कल डिस्कशन किया था, इस पे हमने कल डिस्कशन किया था। यानी जितना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो हम यहां पे ये मान के चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस कम होता है, मतलब यहां से यहां तक फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ये हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था। और सेकंड फैक्टर हमने पढ़ा था, इट वाज अबाउट न्यूक्लियर चार्ज, और वहां पे हमने क्या लिखा था, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, या इसको आप रिलेट कर सकते हो आर जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। अब ये जेड इफेक्टिव क्या है, इट इज जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी आपको पता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे, यहां से लेकर यहां तक देखोगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। बस कंडीशन याद होनी चाहिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का वैल्यू चेंज होगा तो वहां पे ये वाली कंडीशन फिर स्टेबल नहीं रहेगी, ये अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं देगी उस टाइम, ठीक है ना।
तो ये कंडीशन हमने पढ़ा था। तो वहां पे भी मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज Z इफेक्टिव। और ये Z इफेक्टिव हम कैसे निकालते हैं, तो ये Z इफेक्टिव हम निकालते हैं कि टोटल चार्ज क्या था, मतलब एक्चुअल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, उसको फिर मैंने माइनस किया था किसके साथ, सिग्मा के साथ। और सिग्मा क्या होता है, इट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था ये जो सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको हम एक रूल से निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलाटर रूल, दैट इज कॉल्ड सिलाटर रूल। और स्लॉटर रूल से हम इस सिग्मा का वैल्यू निकालते हैं। तो आपको याद वहां यहां पे भी रखना चाहिए, मोर द Z इफेक्टिव मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस द Z इफेक्टिव लेस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। बस हमें यहां पे अब बात हो रही है स्लॉटर रूल की। इंशाल्लाह रहमान ये स्लॉटर रूल हायर क्लासेस में होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जरूर। आप याद रखिए कि Z इफेक्टिव मतलब वो होता है ये वो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, क्योंकि बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसको रिपल करते हैं। यानी जिस फोर्स से वो क्या न्यूक्लियस की ओर जाना चाहिए वो नहीं जा पाते, क्योंकि उसको बीच में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं, वो स्क्रीन करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे थे, थर्ड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमने आपको बताया था दैट कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटाइन। तो चार्ज ऑन कैटाइन, क्यों मतलब चार्ज है, ठीक है, और सी जो है इट इज कैटाइन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटाइन, यानी जितना चार्ज कैटाइन पे होगा, ठीक है ना, उतनी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब मैंने इस पे आपको एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बताया था कि Fe है और एक और है Fe3+ और एक है Fe2 पॉजिटिव। फिर मैंने आपको बताया, मुझे बताइए कि इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है। तो आपको बताया था मैंने इस पे +3 का चार्ज है और इस पे +2 का चार्ज है, यानी मोर द चार्ज, ठीक है ना, जितना चार्ज कैटाइन पे ज्यादा होगा उतनी उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मतलब Fe3 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव। ठीक है ना। या मानो आपके पास ये है लिथियम प्लस, या आपके पास Li2 पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूं, मुझे बताइए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो आपको क्या बताना है, जिसका ज्यादा चार्ज वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो थर्ड कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटाइन। और फोर्थ वाला जो था दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, चार्ज ऑन एनाइन, ठीक है ना, वो कैटाइन था और ये क्या है, एनाइन। ठीक है ना। यानी अब अगर एनाइन का चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और अगर एनाइन का चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मानो हमारे पास ऑक्सीजन है दैट इज O- और हमारे पास ऑक्सीजन O2- है, ठीक है ना। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो मतलब ये एनाइन बनेगा। और अगर ये एनाइन बन रहा है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे -2 चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज है, यानी जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, इसका चार्ज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब O- इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O2-। ठीक है ना। और हमने क्या किया था, फिर हमने फिफ्थ टर्म यानी फैक्टर जो था वो हमने पढ़ा था, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितना S कैरेक्टर कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो मतलब वहां पे ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। क्या करती है, डिपेंड हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, आपको देखना है कि उस वाले सिस्टम में कितना परसेंटेज कैरेक्टर है किसका, ऑफ S ऑर्बिटल, यानी S ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज कैरेक्टर है। मोर द परसेंटेज ऑफ S ऑर्बिटल या मोर द परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ S ऑर्बिटल, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये हमारे पास ये था sp ऑर्बिटल था, हमारे पास sp2 ऑर्बिटल था, हमारे पास sp3 ऑर्बिटल था। अब इन 3 ऑर्बिटल्स में कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने आपको बताया जिसकी ज्यादा परसेंटेज
परसेंटेज वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3, ठीक है ना। यानी इसमें 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है दैट इज 33% s कैरेक्टर और वहां पे 66% p कैरेक्टर होगा। इसमें 25% s कैरेक्टर होता है और जो यहां पे होता है 75% जो होता है वो p कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। और यहां पे मैंने आपको बताया मोर द s कैरेक्टर, मोर जो s कैरेक्टर होता है इसका मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। इस पे हमने बहुत अच्छी एग्जांपल्स आपको दी थी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी जो हमने इसमें सॉल्व किया था। तो आप याद रखिए जहां पे जितना एस कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है ना, उतनी एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जितना एस कैरेक्टर कम उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मतलब sp3 और sp में ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना, उसमें एक कंडीशन है कि उसमें क्या होता है sp में, अगर आप देखो ये इसमें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या होगा फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज बताई कि एसिडिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। और आप यहां पे एक और टर्म याद रखिए जो मैंने आपको कल मैंने आपको नहीं बताया था, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी ये वो एनर्जी है, एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट या टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, यानी एटम से लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप मानो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है और इसका साइज जो मैंने आपको बताया फ्लोरीन का ये स्मॉल है और लिथियम जो है, ठीक है ना, इसका साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन थोड़ा बड़ा है। इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज क्या बड़ा है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों को एनर्जी दूं, इसको भी मैं एनर्जी दूं और इसको भी मैं एनर्जी दूं, और इस वाले में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इस वाले में लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा कि इसमें से जो लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, कि वो जल्दी जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या है, क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल है, ठीक है ना, और इसका साइज जो बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा होगा। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और मैं एनर्जी दे रहा हूं तो इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू लिथियम, मतलब लिथियम में एनर्जी कम लगेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें कम लगेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रॉन मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं जाएगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना थोड़ा आसान है, ठीक है ना। इसमें बहुत मुश्किल, इसमें थोड़ा आसान, क्यों, इसका साइज स्मॉल और इसका साइज बड़ा है, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल है तो इसमें कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर आपको देखना है दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप देखिए मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है कि कम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेस है, बट इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, वो मोर है। तो जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है is directly proportional to ionization energy. More the ionization energy, more the ionization energy, ठीक है ना, more is electronegative and less the ionization energy and less is electronegative. ये फैक्टर्स हमने पढ़े थे और इंशाअल्लाह रहमान आगे जाके हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है, वहां पे ये बहुत सारे काम आएंगे, तो आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे स्केल्स। तो स्केल्स को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ मेजरेबल प्रॉपर्टी या मेजरेबल क्वांटिटी। आप इसको मेजर नहीं कर पाते हो, बस एक काम करते हो, आप इसको रिलेटिव मान के चलते हो कि आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और ये रिलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स अवेलेबल है जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट वन जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल, दैट इज कॉल्ड
पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल, ठीक है। ये स्केल कौन सी है? पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। और एक और स्केल है, दैट इज कॉल्ड मुलिकिन स्केल, दैट इज कॉल्ड मुलिकिन स्केल। ये भी बहुत अच्छी स्केल है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं आज तक एंट्रेंस में, तो इंशाल्लाह रहमान इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। और जो थर्ड स्केल है, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना तो एंट्रेंस में है, लेकिन फिर भी हम यहां पे कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की, ठीक है ना। एंड दैट स्केल इज कॉल्ड एल्फर्ड रोचो स्केल, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड एल्फर्ड, ठीक है, एल्फर्ड रोचो स्केल, और इसको रोको स्केल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप सिंपली इसको AR स्केल भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पे 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स है जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसको मेजर करते हैं। बट उनमें जो फर्स्ट स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड या इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो हम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लेते हैं वो सब के सब पॉलिंग स्केल के हिसाब से लिए गए हैं, तो इंशाल्लाह रहमान हम वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या, हम पहले पॉलिंग स्केल पढ़ेंगे और पॉलिंग स्केल के बाद हम थोड़ा मुलिकिन स्केल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे AR स्केल की रिलेशन, ठीक है ना। अब आप याद रखिए ये, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ये जो पॉलिंग स्केल है, ठीक है ना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये यूनिवर्सली यूज किया जाता है, ये वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। पर ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ उन डाटास पे दैट आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल डाटा, दैट आर कॉल्ड थर्मोकेमिकल डाटास। ये किस पे काम करता है? थर्मोकेमिकल डाटास पे। अब ये मसला थर्मोकेमिकल डाटास क्या है, इसमें एक चैप्टर आएगा दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स, वहां पे हम चैप्टर में डायनामिक्स, वहां पे हम इसको डिस्कशन करेंगे। बट आप याद रखिए थर्मोकेमिकल डाटा या थर्मोकेमिकल डाटा, थर्मोडायनेमिकल डाटा वो होता है क्या एक्चुअली? इसका मतलब सिंपली वो डाटाज है जिसमें एनर्जी की चेंज होगी, ठीक है ना, यानी कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एंड दोज एनर्जीज आर कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, दीज एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी, क्या लिख सकते हो? बॉन्ड एनर्जी। या फिर इसका एक और नाम भी लिख सकते हो दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी amount of energy required to break the bond is called bond dissociation energy, or amount of energy required to break 1 mole of bond, that is called bond energy or bond dissociation energy, and these datas are called thermochemical datas, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसने thermochemical datas लिए और thermochemical datas लेने के बाद मींस bond enthalpy के वैल्यूज लेने के बाद इसने क्या किया, इसने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरेट की, ठीक है। और हम वही एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे, और वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या थी, वो ये थी दैट काई ऑफ ए माइनस काई ऑफ बी इज इक्वल 0.208 रूट डेल, ठीक है। ये एक जो रिलेशन, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो पॉलिंग ने दी थी, पॉलिंग स्केल ने दी थी, जो कहां से उसने लाई थी, थर्मोकेमिकल डाटा से, ठीक है ना। एंड थर्मोकेमिकल डाटा सिंपली मींस बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज। तो वहां से उसने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरेट की थी दैट इज कॉल्ड दिस इक्वेशन, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड पॉलिंग फॉर्मूला। और पॉलिंग फॉर्मूला से ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे बात हो रही है ए और बी, ए और एटम है, बी भी एटम है, मतलब बात हो रही है मॉलिक्यूल की, ए बी मॉलिक्यूल की, जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बस वैलिड तब है, ठीक है ना, जब जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, इनका वैल्यूज किलो कैलोरीज पर मोल में दिया गया होगा। यानी दिस फॉर्मूला, दिस एम्पेरिकल फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज और इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। मानो कि ये किलो कैलोरीज में नहीं था, ये किसी और वैल्यू में दिया गया था,
ठीक है। मानो ये किलो कैलोरीज में नहीं दिया गया था, ये दिया गया था किलो जूल्स पर मोल में, ठीक है। क्या तब ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं? नहीं। तब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूला को चेंज करना है। ये बनेगा काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 एंड रूट अंडर रूट डेल्टा, ठीक है ना। बस ये वैल्यू चेंज होगा। अब ये वैल्यू चेंज क्यों होगा? क्योंकि यहां पे किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से इक्वेशन बनेगी और यहां पे किलो कैलोरीज पर मोल के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। याद रखिएगा आप याद रखिएगा कि 1 किलो कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी जो होता है, इट इज इक्वल टू 4.184 जूल, ठीक है ना। किलो कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी जो होता है, इट इज इक्वल टू 4.184 जूल। इसको आप याद रखिए। इसलिए अगर किलो कैलोरीज में दिया गया है तब जाके आप ये इक्वेशन लिखिए। अगर किलो कैलोरीज में नहीं, किलो जूल्स में दिया गया है तब आप ये इक्वेशन लिखिए। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय पॉलिंग, जहां से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये काई ए और काई बी क्या होता है? काई मैंने आपको बताया था, ये रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबल होता है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और ए और बी जो है, ठीक है ना, ये ए और बी क्या है? ए और बी जो है दैट इज एटम ए एंड एटम बी, जो मॉलिक्यूल में है, ठीक है, मॉलिक्यूल बनाया है और उनके बीच में डिफरेंस होगी किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्योंकि एक एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। मानो हमारे पास एक एटम है ए, एक एटम है बी, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी मॉलिक्यूल। बट चांसेस है कि ये ए बी बना सकते हैं, ये बी बना सकते हैं। अब ये क्या है, ये क्या लिखा मैंने, ये सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। मानो आप पढ़ रहे हो हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है ना, या हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, HCl। अब चांसेस है ये तो H एटम और Cl एटम, ये तो HCl बना सकता है, मतलब ये बन रहा है फिर AB टाइप, ठीक है ना। और हाइड्रोजन में कैपेबिलिटी है कि ये H के साथ मिल सकता है और H2 बना सकता है, ये भी तो हो सकता है। और क्लोरीन के साथ मिलके ये Cl2 बना सकता है। मतलब यहां पे ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है, यहां पे ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है और यहां पे ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है। कंसिडर अ मॉलिक्यूल, अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल AB, जहां पे हम देखेंगे कि AB अगर आप देखोगे, ठीक है ना, हाँ, और फिर इसके चांसेस है कि ये A भी बना सकता है और B भी बना सकते हैं। बट याद रखिए, अब अगर आप देखोगे, मानो इसने AA बनाया और B बनाया, हर एक की कंडीशन होती है, हर एक सिस्टम चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं। स्टेबल रहने का मतलब क्या है कि आप देखोगे, अगर आप ये इन दोनों की एवरेज निकालोगे, बॉन्ड एनर्जी की एवरेज निकालोगे, मतलब आप निकालोगे ये ए बॉन्ड ए, इनका एवरेज निकालोगे किसके साथ? बी बॉन्ड बी के साथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। और यहां पे जो ये बॉन्ड है कौन सा? ए बॉन्ड बी, ठीक है ना। अगर आप इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालोगे, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालोगे, उनका एवरेज निकालोगे और आप देखोगे कि ये एवरेज निकालने के बाद, ठीक है ना, आप देखो कि ए बी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। और आप देखिए कि ए और बी उनका एवरेज कितना है, आप देखोगे वो हमेशा कम आएगा एज कंपेयर टू ए बी। मतलब ये जो ए बी होता है, ठीक है ना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है एज एनर्जी ऑफ ए और व्हाट? बी एंड एवरेज मींस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, पॉलिंग ने क्या बताया था कि कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए बी, जिसके चांसेस है इट कैन फॉर्म मॉलिक्यूल ए बी और चांसेस कैन बी इट कैन फॉर्म ए और बी, जिसके लिए मैंने आपको बताया था HCl H2 HCl। अब आप देखिए, मानो मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूं, सिंपल सा है। आपने हाइड्रोजन लाया, आपने क्लोरीन लाया, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब होगा क्या, अब हाइड्रोजन Cl के साथ मिल सकता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना सकता है, ये तो होगा,
ठीक है ना। और यहां पे जो बॉन्ड होगा ना दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। एक और देखिए, अब हाइड्रोजन क्या इसके चांसेस है ये H2 भी बना सकता है, और क्लोरीन के चांसेस है ये Cl2 भी बना सकता है, ठीक है ना, ये चांसेस है। अब मुझे आप बताइए इनमें से बनेगा तो बनेगा कौन, क्या H2 बनेगा, क्या Cl2 बनेगा, या क्या HCl बनेगा, आपको ये देखना होगा। देखिए वो आप किस तरह बताओगे, आप अगर देखोगे ना H2 मतलब ये H2 है, ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। और यहां पे Cl2 है, Cl2, ठीक है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगी दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। और यहां पे है HCl, ठीक है ना, HCl, और इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगेगी दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी। तीनों पॉसिबिलिटीज है, HCl भी है, H2 भी है, Cl2 भी है। अब तीनों में बनेगा तो बनेगा कौन, ठीक है ना। और आपको क्या देखना, आप पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखिए, ये हमने पॉलिंग ने बताया था कि हमने क्या करना है, हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है H2 की, और फिर बॉन्ड डिसोसिएशन देखें हम किसकी, Cl2 की। आप देखोगे अगर हम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन, इन दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन का एवरेज निकालेंगे, मतलब डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन प्लस डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ व्हाट, क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे, एवरेज, आप देखोगे कि उसका वैल्यू हमेशा कम आएगा एज कंपेयर टू द व्हाट, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl, ठीक है, H एंड Cl, ठीक है। यानी जिसमें डिसोसिएशन एनर्जी अब कम होगी, अब आप बताइए कि डिसोसिएशन एनर्जी HCl में क्या होगी, ज्यादा, यानी जितना ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब आप बताइए क्या HCl स्टेबल होगा, क्या H2 स्टेबल होगा, क्या Cl2 स्टेबल होगा। तीनों कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी जो है HCl का ज्यादा है एज कंपेयर टू द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्योंकि HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, और यही हमें पॉलिंग ने बता दिया, ठीक है। अब आप यहां पे इसको याद रखिए कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है, इसके चांसेस है इट कैन फॉर्म ए बी मॉलिक्यूल, इसके चांसेस है इट कैन फॉर्म ए मॉलिक्यूल, और इट कैन फॉर्म बी मॉलिक्यूल, डिपेंड कि क्या मॉलिक्यूल ये बना रहा है। तो याद रखिए जो मॉलिक्यूल, अगर आप देखोगे, अब मैं आपको बताऊंगा, बताइए मुझे H2, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पे, अभी मैंने आपको बताया HCl एक बॉन्ड बना, H2 एक बॉन्ड बन सकता है, Cl2 एक बॉन्ड बन सकता है, मैंने आपको बताया। अब बताओ कौन सा बनेगा, बनेगा ये, क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया कि डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। अगर यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 क्लोरीन है, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी उतनी ही इसकी भी होगी, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी इसकी भी होगी, बट जितनी क्लोरीन की होगी उतनी हाइड्रोजन की नहीं होगी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करेगी, ठीक है ना। और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो, बट यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करेगी। अब आप याद रखिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, इनके बीच में 0, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगी, 0, बट इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव, अभी बताएंगे। यहां पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू व्हाट, हाइड्रोजन, तो आप देखोगे वहां पे वैल्यू हमें क्या निकलता है, पॉजिटिव। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो ज्यादा होगा, ठीक है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएगा, फिर क्लोरीन की ओर। और अगर ये क्लोरीन की ओर जाएगा तो मतलब यहां पे जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये वाली कंडीशन है फॉर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज फॉर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव difference, more strong is the bond, and more strong is the bond, more is the dissociation energy, and more dissociation energy, more stable is the molecule, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था पॉलिंग इक्वेशन, वो हमने लिखा था दैट इज chi A that mean minus chi B is equal to what, 0.2, 0.208 and root of
डेल, ठीक है, ये हमने लिखा था पॉलिंग स्केल, बट मैंने आपको बताया था इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरीज पर मोल, अगर किलो जूल्स में लिखना है तब आप इसको वैल्यू को चेंज करिएगा, ठीक है ना। याद रखिए ये बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा खतरनाक है नहीं। अब देखिए व्हाट इज काई ए एंड काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ एटम बी, ठीक है ना। इनके बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, आप इसको इस तरह लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन इज इक्वल टू काई ए माइनस काई बी, ठीक है ना। और अब बात हो रही है किसकी, इज इक्वल, तो ये है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 0.208, बट यहां पे अंडर रूट, अब बात हो रही है यहां पे डेल की, ठीक है ना। और ये जो डेल होता है, ठीक है ना, इस डेल को हम नाम लिखते हैं, याद रखिए यहां पे डेल मत लिखिएगा, आप मत लिखोगे कभी इसको डेल, इस डेल को आप याद मत, ये डेल मत लिखिएगा, इसको आप लिखो आई आर ई, इस डेल को आप लिखो आई आर ई, ठीक है ना। अगर कोई बताएगा आपको व्हाट इज आई आर ई, ठीक है ना, ये कुछ खतरनाक टर्म है नहीं, इट इज सिंपली कॉल्ड आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, इट इज कॉल्ड आयोनिक what resonance energy, it is called ionic resonance energy, that is delta, delta means ionic resonance energy। अब ये डेल्टा और ये डेल्टा ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, बट ये डिफरेंस है, बट वो डेल्टा अलग है, इसलिए ऊपर से आप इसको थोड़ा बहुत डैश डालिए, स्लैश डालिए, ताकि ये उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट लगेगा, ठीक है ना। अगर अब आपको ये डेल्टा निकालना होगा, ठीक है ना, यानी आयोनाइजेशन सॉरी आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी अगर आप निकालोगे, दैट मीन्स डेल्टा अगर आप निकालोगे, ये किसके बराबर होता है, याद रखिए ये होता है, आप अगर आपको कोई बताएगा ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर एक्चुअल, ठीक है ना, ये होता है क्या, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, मतलब एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस 100% कोवेलेंट बॉन्ड, 100% कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। याद रखिए अगर आपको आई आर ई निकालना है, आई आर इज इक्वल, आई आर ई मीन्स आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी, it is equal to the actual bond energy minus 100% covalent bond energy। अब 100% covalent bond energy का कंसेप्ट आया यहां पे, और यहां पे बात हो रही है एक्चुअल एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी का मतलब है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना, और बात हो रही है क्या 100% कोवेलेंट की, याद रखिए, ठीक है ना। अगर आप यहां पे बात कर रहे हो 100% कोवेलेंट की, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए व्हाट डज 100% कोवेलेंट मीन, ठीक है ना। 100% कोवेलेंट मीन, बॉन्ड मीन कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए 100% कोवेलेंट, ठीक है ना, मतलब बॉन्ड होना चाहिए कौन सा, कोवेलेंट, और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज 100% बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। बट ये जो होगा, ठीक है ना, अब आपके पास एक था ए और एक क्या था बी, अभी हमने लिखा ए और बी, ठीक है, मानो हमारे पास यही है ए और बी है, ठीक है। अगर आपको कोई बताएगा ना व्हाट इज 100% कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल, इट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, याद रखिएगा इट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये मैथमेटिकल स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में आएगा, और मैथमेटिकल स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में आएगा, और जो नहीं है वो भी थोड़ा याद रखिए दैट 100% कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, अगर आपके पास ए बॉन्ड है और बी मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज 100%, ठीक है ना। और आप याद रखिए दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ कंपाउंड व्हाट ए बी, ठीक है ना, दैट इज कौन सा, ये तो प्योर है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब आप देखिए मानो आपके पास ए बी था, ठीक है ना, और अगर आपको कोई बताएगा ना मीन क्या होता है, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, ये ए और बी आप इनको मल्टीप्लाई करिए दैट इज ए इंटू बी, और फिर आप इसको रूट ऊपर लगाइए मीन स्क्वायर रूट, ठीक है ना। that is under root of AB is what? Under root of AB is geometrical mean का मतलब है A multiple of AB and इसका root, that is called a geometrical mean। अब 100% geometrical mean का मतलब A and B। अब A देखिए, ठीक है ना, A यहां पे स्मॉल a मैंने लिखा था बट हमें मॉलिक्यूल है A और B, ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी अभी मैंने लिखा A और B मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब आप देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो क्या होगा, फिर यही मैं इस तरह लिखूंगा, जो हमें ये डेल्टा बनेगा, ठीक है ना, ये क्या बनेगा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअल बॉन्ड क्या एनर्जी क्या है हमें ए और बी के बीच में, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और डीई भी लिख सकते हो इसके बदले आप ए, ठीक है ना, काई ए एंड काई बी दैट इज ए बी, ठीक है ना, इज इक्वल
सॉरी इज इक्वल टू नहीं है क्योंकि माइनस माइनस। अब क्या 100% कोवेलेंट बॉन्ड, और मैंने क्या बताया था इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए बी, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए का मतलब ए और बी का मतलब बी और ऊपर से क्या रूट, तो ऊपर से रूट लगाइए आप, ठीक है ना। अब क्या होगा ए, ठीक है ना, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए और ए के बीच में, ठीक है ना, और प्रोडक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, और किसके बीच में, बी और बी के बीच में। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन। इसको क्या बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। अब आपने ज्योमेट्रिकल मीन लिखा है तो हम इसको अब इस वाले डेल्टा को हम इस वाले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन इस तरह की बनेगी, याद रखिए। मैं नीचे वाले इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप देखोगे कि इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है ना। इक्वेशन ये बनेगी, ये क्या है फिर, ये बनेगा काई ए माइनस काई बी इज इक्वल 0.208 रूट। अब डेल्टा है, डेल्टा डैश है ना, मीन्स दैट इज IRE, ठीक है ना, आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी। अब इस आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी का जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर होता है, EAB है कि नहीं। हम लिखेंगे E और क्या होगा AB, फिर क्या है माइनस माइनस है कि नहीं, ठीक है ना, फिर क्या है EAA, फिर क्या है EAA, ठीक है ना, फिर क्या है इनटू EB और B, बट इसके ऊपर क्या है रूट, ठीक है ना। और ये रूट जो है डेल्टा के ऊपर ये सब रूट इस पे चढ़ेगा फिर, ठीक है ना। इस तरह जो हमें ये रिलेशन बनेगी। अब क्या हमें रिलेशन बनी, काई ए माइनस काई बी इज इक्वल 0.208 EA माइनस BAB माइनस EAA एंड EBB। अब यहां पे कुछ टर्म है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन B। और EAB मतलब क्या हुआ, इट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ AB। और ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, ऑफ व्हाट AA। और ये क्या है, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BB, याद रखिए, ठीक है ना। अब जो हमें ये टर्म यहां से मिली है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड पॉलिंग स्केल। तो ये कौन सी स्केल है, पॉलिंग स्केल। अगर अब आपको पता चला कि हमारे पास, अगर आपको पता चला कि आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ए बी की कितनी है, ए की कितनी है, ई बी की कितनी है, तो आप डेल्टा निकाल सकते हो। आप वहां पे रूट है तो उसका वैल्यू निकल सकता है, उसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ और लास्ट में देखोगे कि डिफरेंस हमें यहाँ पे कितना निकलता है। और जितना ज्यादा डिफरेंस निकलेगा उतना स्टेबल बॉन्ड होगा, उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। आपको मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको मैं बताऊंगा अभी। अगर मानो मुझे इसमें आप देखिए, मानो मुझे HCl का निकालना है, ठीक है ना, या अगर HCl का नहीं या HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मानो मुझे निकालना है, ठीक है ना। अब आप देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में मिल रहा है, ये क्या बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोराइड बना सकते हैं, ठीक है, या ये बना सकते हैं हाइड्रोजन और ये बना सकते हैं फ्लोरीन, ये तो है ना। अब आपको देखना है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, और फिर देखना इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, और फिर देखना है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है। अगर आप देखोगे यहां पे मैंने E लिखा था, ठीक है ना, और फिर क्या लिखूंगा मैं AB मतलब HF, तो यहां पे मैं A के बदले H और B के बदले क्या लिखूंगा F, ठीक है, माइनस फिर A के मतलब H और H, तो यहां पे मैं लिखूंगा H, A के बदले H और B के बदले F एंड F, और यहां पे मैं लिखूंगा F और F, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक डाटा से हमें जो वैल्यू मिलते हैं बॉन्ड एनर्जी, आप याद रखिए कि हमें जो वैल्यू मिलता है, ठीक है ना, HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, मतलब HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इट इज इक्वल टू 436 जूल्स, ठीक है ना, 436 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है ना। और दूसरा जो हमें है व्हाट, सॉरी ये H2 का है, ठीक है ना, और F2 जो है, ठीक है ना, F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आप देखोगे इट इज इक्वल टू 563 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और अगर आप HF की देखोगे इट इज 159 किलो जूल्स पर मोल। और इनका वैल्यू आप यहां पे लिखोगे तो आपको डेल्टा से ये डेल्टा जो स्लैश है इसका वैल्यू निकलेगा, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ये था इन शॉर्ट में, कौन सी स्केल थी ये थी स्केल पॉलिंग स्केल। मीन्स पॉलिंग स्केल हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 0.208 दैट
of under root del star, and del star or del slash, or del star or del slash means ionic resonance energy which is equal to the actual bond energy minus 100% covalent bond. ठीक है, यानी अगर आप देखोगे तो वो फिर निकलता हमें ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर। इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आपको लास्ट में इक्वेशन पॉलिंग की मिलेगी। ठीक है ना। और दूसरी बात जो है, दैट द सेकंड जो है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मुलिकिन स्केल, दैट इज कॉल्ड मुलिकिन स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, मुलिकिन स्केल। ठीक है ना। और मुल्किन स्केल ने हमें रिलेशन दी थी कि अकॉर्डिंग टू मुल्किन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। मुल्किन ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, जो अभी मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना। इनका एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, याद रखिए डिवाइडेड बाय 2। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पता चली कि कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी है और आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की नहीं एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कितनी है, तो उसका एवरेज निकालिए तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहां से याद रखिएगा एक चीज यहां पे। ठीक है, यहां से आप देखिए जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है ना, इनका अपना यूनिट होगा, बट यहां का जो यूनिट होगा ना, याद रखिए इनका यूनिट हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मीन्स द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर इनके बगैर कोई और यूनिट होगा तो उस यूनिट को पहले आप कन्वर्ट करिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, दैट इज कॉल्ड मिल्किन स्केल। एंड मिल्किन स्केल मीन्स सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट हम एक टर्म पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मिल्किन स्केल। ठीक है ना, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मिल्किन स्केल। हम रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ेंगे। रिलेशन क्या है किसकी, रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिंग स्केल एंड मिल्किन स्केल। ठीक है ना। पॉलिंग स्केल जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं, पॉलिंग स्केल काई ए माइनस काई बी। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप पी लिख सकते हो। ठीक है ना। और जो ये मिल्किन स्केल है, ठीक है ना, मिल्किन स्केल में आप क्या लिख सकते हो, काई पी आप यहां पे लिख सकते हो और काई यहां पे आप इस तरह भी लिख सकते हो, काई एम, दैट इज मिल्किन। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे लिखना चाहते हो या फुल नाम लिखना चाहते हो तो फुल नाम ही लिखिए, कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है ना। आप याद रखिए जो ये मिल्किन स्केल है, ठीक है ना, मिल्किन स्केल जो है, ठीक है ना, Milken scale is 2.8 times than that of Pauling scale, 2.8 times than that of Pauling scale। ये रिलेशन है क्या, मिल्किन स्केल जो होती है वो 2.8 टाइम्स मोर होता है किससे, पॉलिंग स्केल से। अब पहले आप देखिए मिल्किन स्केल जो है वो क्या, मिल्किन स्केल की रिप्रेजेंटेशन काई एम is more than, is 2.8 times more than that of Pauling scale, that of chi p। ठीक है ना। अब हमने पॉलिंग स्केल और मिल्किन स्केल की रिलेशन निकालनी है, तो पॉलिंग की हम वैल्यू यहीं पे लिखेंगे और बाकी जो है 2.8 इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या बनेगा, ये इक्वेशन इस तरह हमें बनेगा, काई पॉलिंग मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू इज इक्वल टू, ठीक है ना, काई पॉलिंग इज इक्वल टू काई एम मिल्किन डिवाइडेड बाय 2.8, काई मिल्किन डिवाइडेड बाय 2.8। ठीक है ना, ये हमें बनेगी रिलेशन। बट मैंने आपको भी बताया था दैट काई मिल्किन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मिल्किन स्केल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके पहले तो मैं ये लिख सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2.8। ये तो मैं लिख सकता हूं होल डिवाइडेड बाय 2.8। तो अगर आप देखोगे अब हमने काई पॉलिंग का निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल, या आप देखोगे किसके बराबर होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बनेगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा फिर 2, और यहां पे 1 लगाइए, 1 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय होगा 2.8।
ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा बहुत, और अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को, ठीक है ना, इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा वहां पे chi on Pauling scale, electronegativity on Pauling scale is equal to ionization energy plus electron affinity divided by 2.8 को 2 के साथ मल्टीपल करिए, वो बनेगा 2 8 is R16, 2 2 are 4 और ये बनेगा 5, ठीक है ना। अब ये वाली बनती है रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन Pauling scale एंड मिल्किन स्केल। याद रखिएगा मिल्किन स्केल इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ionization एनर्जी प्लस व्हाट, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड रिलेशनशिप में अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होना चाहिए, और फिर वहां से आप वैल्यू निकालोगे और रिलेशन भी निकाल सकते हो। रिलेशन हमें ये निकलती है, ठीक है ना। और हमें एक और रिलेशन है, एक और स्केल है, दैट इज कॉल्ड अल्फर्ड रोचो स्केल, दैट इज AR स्केल, ठीक है ना। ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अगर आप देखना चाहते हो, इसकी इक्वेशन एम्पेरिकल फॉर्मूला देखना चाहते हो, फिर भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, वो आप याद रखिए। इसका मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू AR स्केल अगर आप देखोगे, ठीक है ना, ही डिफाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिव AR स्केल, अल्फर्ड रोचो स्केल, और रोको भी पढ़ सकती हो, ठीक है ना, रोको स्केल। He defined electronegativity as the electrostatic force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron, ठीक है ना। इसने क्या बताया था कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है वो किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है, किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। उस टाइम के इलेक्ट्रॉन, उसने जो इक्वेशन जनरेट की थी वो ये थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, दैट इज काई, ठीक है ना, और किसका, AR का मतलब अल्फर्ड रोचो स्केल, ठीक है ना। ये देखिए इसने एक रिलेशन बनाई थी, दैट इज 0.5390, ठीक है ना, 0.3590 इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी बताया था मैंने, Z इफेक्टिव, ठीक है ना, Z इफेक्टिव डिवाइडेड बाय कोवेलेंट रेडियस, याद रखिए, डिवाइडेड बाय कोवेलेंट रेडियस का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोवेलेंट रेडियस का होल स्क्वायर एंड प्लस 0.744। ये रिलेशन है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरेट की है, ठीक है ना। याद रखिए दैट the electronegativity difference or the electronegativity on AR scale is equal to the 0.359 into Z effect divided by covalent radius। और बात हो रही यहां पे किसकी, कोवेलेंट रेडियस की, न कि एटॉमिक रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस इसलिए क्योंकि यहां पे एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलता है और मॉलिक्यूल बनाता है, और आपको पता है जब मॉलिक्यूल होगा ना तो वहां पे एटॉमिक रेडियस का कोई मसला नहीं रहता है, वहां पे बात होती है फिर कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है ना। और यहां पे भी देखिए तो कोवेलेंट रेडियस का ही कंसेप्ट है स्क्वायर, ठीक है ना, बिटवीन सेंटर ऑफ वन एटम टू द सेंटर ऑफ अनदर एटम डिवाइडेड बाय 2, तो वो बनता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। तो ये था, और याद रखिए ये जो यहां पे हमें कोवेलेंट रेडियस होगा ना, ये हमेशा होता है इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। किसमें होता है, एंगस्ट्रॉम में। इसका यूनिट होगा हमेशा, किसका वैल्यू होगा, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो आप इस स्केल को याद रखिए, दैट इज काई AR इज इक्वल टू 0.3590 इंटू Z इफेक्टिव बाई कोवेलेंट रेडियस का होल स्क्वायर प्लस 0.744, ठीक है ना। ये 3 स्केल्स हमने पढ़े, और हम इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट टॉपिक में अब हम प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक पहुंचने से पहले, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको अब एक ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है याद रखने के लिए, यह है ग्रुप फर्स्ट, यह है ग्रुप सेकेंड, ठीक है ना। यहां पे हम लिखेंगे यह है ग्रुप फर्स्ट, यह है ग्रुप सेकेंड, यह है ग्रुप 13, ठीक है ना, यह ग्रुप 13 है। और ये क्या होगा फिर, ये होगा फिर ग्रुप 14, ये होगा ग्रुप 15, ये होगा ग्रुप 16, ये होगा ग्रुप 17, और ग्रुप 18 हमें नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है ग्रुप 18, क्योंकि वो नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस का कोई काम ही नहीं होता है बॉन्डिंग में लेना, तो वहां पे कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। अब आप देखिए ग्रुप फर्स्ट में क्या है, दैट इज हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर क्या होगा रुबीडियम, फिर क्या होगा सीसियम, ठीक है ना, और फिर फ्रेसियम होता है, ठीक है ना। फ्रेसियम भी होता है बट रेडियो एक्टिव, हमें उसको नहीं लिखना है। अगर आपको याद रखना है दैट इज हलीना की रब से फरियाद, ठीक है ना। और फिर आप इसमें देखो, ठीक है ना, किसमें,
इस वाले में, दूसरे में, दैट इज बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है ना, कैल्शियम, ठीक है, सिट्रोनिशियम एंड बेरियम, ठीक है ना, एंड बेरियम। तो ये क्या होगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। और रेडियम का मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। यह ग्रुप 13, और ग्रुप 13 आपको पता दैट इज बोरान फैमिली, ठीक है ना। और बोरान फैमिली आपको याद होगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, मतलब बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है ना। और यहां पे ग्रुप नंबर 14, ठीक है ना, दैट इज कार्बन फैमिली, ठीक है ना, कार्बन फैमिली। केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम्स, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड लेस, सॉरी टिन एंड लेड, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है ना। और यहां पे ग्रुप नंबर 15, और आपको पता होगा ग्रुप नंबर 15 जो है उस इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। तो यहां पे नाइट्रोजन है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी पुराने तरीके से किसी को पटाना, पुराने तरीके से किसी को पटाना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो का मतलब है पटाना, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर व्हाट 17 दैट इज फ्लोरीन फैमिली, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा लेक्चर में, ठीक है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ठीक है ना, एस्टेटीन मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टो। फिर चल बाहर आई आंटी, फिर चल बाहर आई आंटी। तो याद रखने के लिए फिर से, हलीना की राब से फरियाद, हलीना की राब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टेटो मतलब फिर चल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। दैट इज ग्रुप नंबर 16। हाँ, अगर अब आपको बताना है, मैंने आपको बताया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज यानी सबसे कम साइज क्या होगा, इसका सबसे कम साइज होगा, ठीक है ना। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, ठीक है ना, इसका साइज कम होगा, इसका साइज बढ़ेगा, इसका साइज कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसी तरह इसका कम साइज होगा और इसका साइज क्या होगा, ज्यादा, ठीक है ना। मोर द एटॉमिक रेडियई लेस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर द एटॉमिक लेस द एटॉमिक रेडियई मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव। और पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉल जो है दैट इज फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन, ठीक है ना। अब आप याद रखिए किस तरह आप इसका वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है। पहले कौन है, ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है, पहले अगर आप देख रहे हो इतने में से सबसे पहले मेटल कौन आता है, लिथियम। आप इसकी नंबरिंग करिए 1 से, ये ट्रिक है, ठीक है, इसकी नंबरिंग करें क्या 1 से। अगर आपको कोई बताएगा ना व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम, तो लिखिए 1.0, क्या लिखोगे आप 1.0, ठीक है ना। फिर 1.0, फिर 0.5 का ऐड करिए, 1.0 को ऐड करिए इसके बाद, ठीक है ना। मानो यहां पे हम लिखेंगे लिथियम का और ऊपर लिखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि इसी लाइन में आता है। लिथियम का आप देखोगे दैट इज 1.0, ठीक है ना, 1.0। अब इसको 0.5 ऐड करिए, ठीक है, वो क्या बनेगा 1.0 मीन्स 1.5, फिर क्या बनेगा 2.0, फिर क्या बनेगा कार्बन का 2.5, फिर क्या बनेगा 3.0, फिर 3.5, फिर क्या बनेगा 4.0। आया समझ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट इज फ्लोरीन, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि साइज सबसे कम। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन सा है, फ्लोरीन, ठीक है ना। अब आप देखिए ट्रिक क्या है, पहले मेटल है लिथियम, ठीक है ना, और लिथियम से नंबरिंग स्टार्ट करिए 1, फिर 0.5 का ऐड करिए 0.5, फिर लास्ट में देखो 4.0 बनता है, ठीक है ना, याद रखिए 4.0, ठीक है। तो इस तरह आप इसका वैल्यू लिखा, क्योंकि इनका हमें ज्यादा काम नहीं आता, इसी का हमें ज्यादा काम आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर एक ट्रिक यहां पे अप्लाई होती है, ठीक है, वो क्या है देखिए, ठीक है। अब क्या है, क्लोरीन, सल्फर,
फॉस्फोरस है ना। देखिए अब आपको क्लोरीन का देखना है, क्लोरीन का बराबर उतना होता है जितना नाइट्रोजन का होता है, याद रखिए क्लोरीन का उतना बराबर जितना क्या नाइट्रोजन। अब यहां पे क्या है 3 पॉइंट, यहां पे क्या है 3.0। अब थोड़ा कम करिए 0.5 की, अब यहां पे कम करिए, अगर ये 3.0 है ना तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 2.5। फिर कम करिए, ठीक है ना, यहां पे -0.5 किया ना आपने, -0.5। अब -0.4 करो, ठीक है ना, वो क्या बनेगा 2.1। अब करोगे क्या माइनस, अब यहां पे क्या किया -0.5, यहां पे ये ट्रिक है, ठीक है। यहां पे क्या करो -0.4, अब यहां पे करो -0.3। जब आप सिलिकॉन को -0.3 माइनस करोगे ना वो बनेगा 1.8। अब यहां से बस यहां से -0.3 कंटिन्यूसली माइनस करते जाइए। अब 1.5 को माइनस करिए, क्या बनेगा 1.5, ठीक है ना। अब 1.5 को माइनस करिएगा 0.3, वो क्या बनेगा -1.2। अब इसको करिएगा माइनस व्हाट 0.3, वो क्या बनेगा सोडियम का, फिर सोडियम का बनेगा व्हाट, सोडियम का बनेगा 0.9, ठीक है। आपको इसी का वैल्यू याद रखना है बस, बाकी ज्यादातर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ही याद करिए। इन दोनों की इनके लिए आपको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर याद रखना चाहते हो तो आपके पास बुक है तो वहां से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है ना। आपको पता होना यहाँ पे 0.8, तो पोटेशियम का जो होता है ना दैट इज 0.8, सोडियम का रुबिडियम का होता है 0.8 इसका भी, और सीसियम का होता है 0.7। अब आप देखोगे कैल्शियम का, ठीक है ना, कैल्शियम का होता है 1.0, स्ट्रोंशियम का होता है 1.0 और इसका भी होता है 0.9, ठीक है। गैलियम का होता है 1.6 और इंडियम का होता है 1.7 और इसका होता है 1.8, ठीक है ना। जर्मेनियम का होता है इट इज ऑलमोस्ट 1.8, इसका भी 1.8 और लेड का होता है 1.9। बिस्मथ का भी होता है 1.9, ये जो होता है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक का इसका होता है 2.0, इसका होता है 1.9। फिर ये और सिलिनियम का अगर वैल्यू लिखना चाहते हैं 2.4, ठीक है ना। और फिर होगा कि इसका टोलरियम का इट इज 2.0 और पोलियम का भी लिख सकते हो इट इज 2.0, ठीक है ना। और एटिस्टीन का मतलब है 2.2 और आयोडीन का मतलब है शायद 2.5 और यहाँ पे 2.8। इनका ज्यादा वैल्यू इस्तेमाल नहीं होता लेकिन इनका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे एक याद रखिए दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है ना, और जितना हाइड्रोजन का होता है उतना फास्फोरस का होता है। याद रखिए हाइड्रोजन फास्फोरस का 2.1 है तो हाइड्रोजन का भी कितना है 2.1, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए क्या है हरी पॉटर, हरी जितना हरी को है उतना पॉटर को भी, पॉटर मतलब पी, ठीक है ना, हरी पॉटर Hp, हरी पॉटर, हरी मींस हाइड्रोजन, पॉटर मींस पी, फास्फोरस दैट इज 2.1 और जितना फास्फोरस का है उतना हाइड्रोजन का भी, फास्फोरस का 2.1 है, हाइड्रोजन का भी 2.1 है, ठीक है ना। और आपको करना है क्या है नंबरिंग 1 स्टार्ट करिए, फिर यहां से 0.5 घटाते जाइए, बढ़ाते जाइए तो 4 पॉइंट पे आएगा और यहां से आप देखोगे 3.0, फिर 0.5 कम करिए, फिर 0.4 कम करिए, फिर 0.3 कंटिन्यूसली कम करते जाए तो यहां तक आप देखोगे। अब सबसे ज्यादा वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो यहां पे 4.0 है और सबसे कम अगर वैल्यू देखोगे इट इज 0.7। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो रेंज होगी वो 0.7 से लेकर कहां तक 4.0 तक रहेगा। मतलब सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज व्हाट फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज व्हाट, दैट इज सीसियम, सीसियम का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, सबसे ज्यादा क्या फ्लोरीन का सबसे कम अगर है ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें टेंडेंसी है नहीं कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचे, और ये अगर अपनी ओर नहीं खींच नहीं पाता तो मतलब इसमें टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए इसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे भी ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 0.7 सीसियम का सबसे कम, फ्लोरीन का। अब आप देखिए इसमें अगर आप देखोगे ना यहाँ पे नाइट्रोजन का देखोगे, नाइट्रोजन में कितना है 3.0, ठीक है ना। और आप देखोगे क्लोरीन का भी क्या है 3.0। मानो आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होगा और क्लोरीन भी मौजूद होगा। अब मुझे बताएं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0। अब मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट होगा, क्या वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट होगा या नाइट्रोजन की। याद रखिएगा वो हमेशा नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट होगा। तो आपको याद रखना होगा कि नाइट्रोजन वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसका भी 3.0, इसका भी कितना 3.0, बट इसको आप प्रेफरेंस दोगे, क्यों, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लोरीन। और वही कंडीशन हो रही है किसमें फास्फोरस में 2.1 और हाइड्रोजन में भी क्या 2.1। अगर किसी में हाइड्रोजन होगा और फास्फोरस होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की ओर अगर शिफ्ट करा क्यों फास्फोरस का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो आप याद रखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है
that is more electronegative is what? It is फ्लोरीन, जिसका साइज स्मॉल है, एंड जो सीसम है इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम हो। ठीक है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।